जी, सबसे पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने हिंदुस्तान देखा है, मगर मैंने पाकिस्तान देखा है जी। और जब मैं पाकिस्तान के लिए मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि लाहौर जा रहा हूँ, तो वालिद साहब तो कह रहे थे, "ठीक है भाई, चले जाओ।" जैसे ज़्यादातर बाप होते हैं, उनको इतनी परवाह नहीं होती। माँ थोड़ी-सी घबराईं। फिर वो हुँ। 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आईं और उन्होंने आके अच्छा। मुझसे कहा कि, "बेटा, माँ तो वहाँ भी माँ ही होती होगी।" मैंने कहा, "जी, ऐसा ही है मम्मी।" तो उन्होंने कहा कि, "फिर तुम जाओ, फिर कोई बात नहीं है।" तो पाकिस्तान से लौटने के बाद वहाँ पर जो मैंने वक़्त गुज़ारा, उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया। सबने मुझसे पूछा कि भाई बताओ कैसा है पाकिस्तान? तो मैंने ये कहा कि वहाँ पर भी जो माँ है, वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए, जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती है। वहाँ भी माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास अच्छा रोज़गार हो, उसे अच्छी तालीम मिले, वो दुनिया में तरक्की करे, उसकी शादी हो और वो फूले-फले। मेरी माँ जो मेरे लिए ख्वाब देखती है, पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए वही ख्वाब देखती है। वो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा कब तालीम खत्म करके और जिहाद पर चला जाए। तो ये हमारे दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज़ अ हाइली मिसअंडरस्टूड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। आपने जिस तरह से इंट्रो दिया, वहाँ से बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खास तौर से जब आप चाहते हो कि अमन की बात कर रहे हैं कुछ और, मुझे ऐसे लगा कि मानो आप गौरी, गज़नवी, अब्दाली सारे ही हमारे ऊपर ठोक रही हो एक के बाद एक। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब अच्छा, की 1 मिनट, तरफ। सॉरी अरविंद, मैं आपकी देखें बात जी, को काट रही हूँ, आगे मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? आप सवाल के जवाब की तरफ आइएगा। आप अमन की बात कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा बार-बार अमन की पेशकश की। हम बार-बार बात ऐसे करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम मसला कश्मीर को भी टेबल पे बैठ के हल करना चाहते हैं। अमन से कौन दूर भागता है? इंतशार पसंद कौन है? इतनी गरम दिमाग और गरम सोच कौन रखता है? आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब इसका मुकम्मल देने दें आप प्लीज़। तो जी, जी, आपने कह दिया जी, कि जी, मोदी जी, साहब नहीं प्लीज़। चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो। तो मैं आपको ये बता दूँ कि बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं की चाहते। तारीख मोदी साहब से शुरू नहीं होती। हिंदुस्तान की तारीख उससे पहले की भी है, 2014 से पहले का भी एक हिंदुस्तान है। अतर काज़मी साहब अभी कह रहे थे कि जी एक रिजीम चेंज की ज़रूरत है और ये रिजीम से बात नहीं हो सकती। फ़र्क सिर्फ़ इतना है फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि इस रिजीम ने भी आने के बाद में अपनी तरफ से पाकिस्तान को हो या फिर हमारे यहाँ पे हुर्रियत के जो लीडर्स हो, उनको रीच आउट करने की कोशिश की है। सैयद अली गिलानी को मोदी साहब ने इलेक्ट होने के बिल्कुल फौरी तौर पर उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था, उससे पहले उन्होंने अपने 2 एमिसरीज़ भेजे बातचीत के लिए और उनसे ये कहा कि अगर आप कश्मीर पर कोई हमसे कमिटमेंट चाहते हैं, तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आएँ, बैठें। ये मोदी साहब का हुँ, जेस्चर तब है कि जब उन्होंने हुँ, ओथ भी नहीं ली है अपनी। तो गिलानी साहब बकौल उनके वो खुद हुँ। कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया और वो इसलिए कि मोदी साहब का ताल्लुक आरएसएस से है, जैसा कि आपके अभी जो मेहमान थे अतर काज़मी साहब वो कह रहे थे। वो कहते हैं वो उनका ताल्लुक आरएसएस से है इसलिए मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कितनी अजीब बात है, वो इंसान जिसका ताल्लुक जमाते इस्लामी से हो, उसे इस बात पर एतराज़ है कि सामने वाला आरएसएस से है। ये क्या बात हुई? देखें जी, आपको मैं ये बता दूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, वो अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। हमने बहुत अच्छा वक़्त भी देखा। आज बदकिस्मती से जो वक़्त है, वो मैं समझता हूँ कि मेरे देखने में इतना बुरा वक़्त तो कारगिल वॉर के दौरान भी नहीं था। मैं चाहता हूँ कि एक सीरियसनेस हो पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग में कोई इंटेंट हो, इश्यू बेस्ड हो और वो मीनिंगफुल हों। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से जो डायलॉग की पेशकश है, उनमें ये तीनों सही। चीज़ें हैं। ये मैं मुझे 10 सेकंड और दें आप अपनी ठीक बात है, करने में। अतर मैं तो आपसे इसका जवाब मैं लूँगी ये आपकी चाहता बारी हूँ पर। कि मोदी ठीक है। साहब से जब आप जी, जी। कोई फरमाइश करते हैं, तो उससे पहले ये याद रखें कि मोदी साहब ने आपके आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। वो लाहौर भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद में उड़ी हुआ, उसके बाद में पुलवामा हुआ। आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है
और वो ये है कि यहाँ के लोगों ने ये कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमें पता चले, मेरे इलाके के जो लोग हैं दे केम टू मी एंड दे सेड कि हमने सुना है तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो। तो मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा बेटा हमारा एक पैगाम लेते जाना, उनसे ये कहना कि अब हमने मार खाना बंद कर दिया है। आप ये देखें 2008 मुंबई अटैक के 4 दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए, कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में। जी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, अजहर काज़मी साहब ने भी बहुत सारे चार्जेस लेवल कर दिए हैं। खैर एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले तो हम आए यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर जिसका हवाला पाकिस्तान बार बार देता है। बार बार हम पाकिस्तान से ये सुनते हैं कि जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात वहां पे होती है। कहते हैं जी कश्मीरियों को उनका जो है वो राइट मिलना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 47 है, आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं कि वहां पर रायशुमारी जो होगी वो क्या उसका चार्टर होगा, किस तरह से वो होगी। पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपने यहां से सारी फोर्सेस और सारे जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उनको बाहर निकालना होगा। सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को ही अपनी फोर्सेस क्यों निकालनी पड़ेंगी, तो उसका जवाब ये दिया गया कि पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग तो आजाद ही थे जी, आप ही ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया उनके साथ और आप ही ने उसका वायलेशन भी किया। एयर मार्शल असगर खान साहब ने अपनी किताब में और टीवी इंटरव्यूज में बहुत बार ये बात कही है, जंग चाहे 48 की हो 65 की हो, सारी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गांव में गया था, छोटा सा गांव है। लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का ही जो मसला है इसको हल कर दें, तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक, वो कहते हैं वो ये हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर वहां की सिविल सोसाइटी की। मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए, मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं। देखें जी कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए, वो तो आजादी थे। ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें 3 शर्तें हैं, उन पर आता हूँ। अच्छा मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ अरविंद, के बहुत से पैनलिस्ट आपके अक्सर ये अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी का कंपैरिजन करते हैं, तो मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अंग्रेजी का किसी की जहानत से या किसी की सोच से कोई ताल्लुक नहीं। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक जबान है। अतर आप इस बात से अग्री करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी तालीमी काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका IQ लेवल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह आप लंदन में रहते हैं अतर, तो वहां पे बहुत से लोग फर अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज है, वो गोरों को बोलता हुआ सुनते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो बोलते हैं। मतलब अंग्रेजी का कोई आपके IQ लेवल से, आपकी सोच से, आपकी जहानत से कोई लेना देना नहीं है। आप इंटरप्ट तो ना जी जी आपकी अक्सर बात की जाती है, इसलिए मैंने ये बोला जी। अगर आप अग्री करेंगे, आप अग्री करेंगे इस बात पर, ना करें मुझे ये ना करें। अब आप मुझे 12 मिनट नहीं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इस्लाह करने की कोशिश की कि अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप अंग्रेजी को किसी की तालीमी काबिलियत या ये ना समझे कि किसी की काबिलियत है, किसी की जहानत है, कोई पैरामीटर नहीं है। सच जी मुझे मैं इसका जवाब देता हूँ। पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है। ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 90-95% अवाम उर्दू स्पीकिंग है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना बयानिया चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ। अच्छा, तो जिनको अंग्रेजी आती है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में कम परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप अख्तर काज़मी साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है, आप अपना वक्त बोलिएगा। अच्छी बात बोले तो हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरविंद जिनके कोई सर पैर धड़ है ही नहीं। चलें जी आगे चलें, अंग्रेजी पे आगे ना, चलिए आगे चलें, आप कब से बोल ही तो रहे हैं जी, आगे चलें।
जी अरविंद आप आगे चलिएगा जी प्लीज, अपना अगला पॉइंट जरा डिस्कस करें। अरविंद उनको भी शामिल गुफ्तगू ना, अगले पॉइंट पे चलें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पॉइंट मुकम्मल करें जी, आगे सुन रहे हैं आप, बोलें आप यूएन प्लीज। काउंसिल का रेजोल्यूशन पे बात करें, मुझे मुकम्मल तो करने दें, यूं तो ना करें आप। जी यूएन अरविंद सिक्योरिटी मुकम्मल काउंसिल कीजिए ना के जी। रेजोल्यूशन की 3 जी, शराइत है। कीजिए। पहले की पाकिस्तान करें। विड्रॉ करेगा, अपनी फोर्सेस नॉन कश्मीरीज को सबको बाहर निकालेगा। उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, हत्ता कि थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन रखेगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की तहत में वहां पर रेफरेंडम होना था। तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेस विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में जो है वहां पे रेफरेंडम की नौबत आई। ना नौमन तेल था, ना राधा नाची। अब आ जाते हैं आगे इसके ऊपर। आपके जो आरएसएस के जो है कि आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया। मुझे आप ये बताएं, दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं। ये अल-कायदा, अल-शबाब, बोको हराम, अफ्रीका तक चले जाएं आप, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, ये जो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी वाबस्तगी जो है, इनकी एफिलिएशन किसी खित्ते, किसी दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। वैसे तो आप कहने में बहुत कुछ पढ़ता हूँ, आपकी रीडिंग है। अतर मुझे अतर जरा इनको अब ठीक है, आप जरा ठहर जाइए। अतर जरा इनको जवाब दीजिएगा, इनकी जो रॉ है वो कितना दहशतगर्दों को फंडिंग करती है? पाकिस्तान में जासूस भेजे जाते हैं, क्यों? कुलभूषण कौन है? जीता जागता सबूत है, जिंदा मिसाल है। थोड़ा सब्र रखें, दुनिया में रह रहे हैं परवीन साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मतलब सबर रख सकता है कोई, लेकिन इतना झूठ कोई नहीं सुन सकता। आप सिर्फ ये है कि देखिए, एक मिनट सिर्फ अरविंद, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अरविंद एक मिनट, सुन लेना। अरविंद आप पिछले 7 मिनट से अकेले बोल रहे हैं, मुझे 35 मिनट के प्रोग्राम में तीनों मेहमानों की राय शामिल करनी है। मैं आपको एक टाइम पे 7-8 मिनट नहीं दे सकती ना, मुझे बारी बारी सबकी तरफ जाना है। प्लीज जरा अब मौका दीजिए, अतर को मौका दीजिए प्लीज। 7-8 मिनट से आप अकेले बोल रहे हैं, इस तरह नहीं चल सकता ना प्रोग्राम में। प्लीज आप बात को समझिए। अतर आपकी तरफ आ रही हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा जी। अतर जी अरविंद जी, अपनी बारी में तो बेहतर होगा, अपनी बात कहने दें तो थोड़ा जल्दी बोल। अरविंद आप 8 मिनट से लगातार बोल रहे हैं। आप ये देखिएगा यूट्यूब के प्रोग्राम में कि आप कितने मिनट से लगातार बोल रहे हैं, आपको किसी ने नहीं टोका। आप प्लीज दूसरों को मौका दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता 35 मिनट के प्रोग्राम में 10 मिनट लगातार एक गेस्ट बोले, ऐसा हो नहीं सकता जी। 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड थे नहीं ना, आपने 8 मिनट में भी बात का मुकम्मल नहीं किया, अभी भी आप गिला कर रहे हैं जी। अतर आप जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ 10 सेकंड मैं अपनी बात खत्म, इतने में तो मेरी बात खत्म हो जाती है। अतर प्लीज कंटिन्यू, मेरी बात ही खत्म हो जाती है। जी आरएसएस मैं ये कह रहा हूं कि देखें, इन्होंने जितनी भी तंजीमों का नाम लिया, इन्होंने जितनी, अरविंद साहब आपके साथ मैं सोलो प्रोग्राम तो कर लेती हूँ, आपकी पूरी बातें सुनती रहूंगी। है इस सरजमीन हिंदुस्तान पर वो धरती के बेटे हैं, वो धरती के बेटे हैं। अरविंद साहब आपने सारे पॉइंट अभी डिस्कस करने हैं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। अब आपने बहुत सी बातें कर ली, मुझे जवाब भी तो ले लें अतर साहब से, फिर अली रजा साहब की तरफ भी जाना है मुझे। अच्छा अतर जी, अच्छा पहली बात ये है कि होता इस तरह है कि आप अक्सर कहते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो शुरू होते हैं महात्मा गांधी से और आखिर में वो नथुराम गोडसे निकलते हैं। तो ये भी अंदर से इनका आरएसएस का जो भक्त होता है वो निकल आता है। अरविंद जी का भी निकल आया, वो आपने देखा। अब इन्होंने जितनी भी तंजीमों का नाम लिया है, आपके ऊपर कोई जातियात पे ना उतरे काज़मी साहब, जातियात पे ना उतरे, वरना ओसामा बिन लादेन को शहीद इमरान खान ने कहा है तो मैं दहशतगर्द नहीं बोल सकता आपके प्राइम मिनिस्टर को। आई कांट कॉल दैट लो। अरविंद साहब बात सुने ना, बात सुन ले। ओसामा बिन लादेन शहीद है क्या? दहशतगर्द दिया आप गोडसे पे क्या एतराज करते हैं? 70 सालों में आपको गोडसे से आगे कोई ये बात नहीं बढ़ी। बात सुन ले, एक गोडसे, बात सुन लो ना यार, यादव 93,000 लोगों को लेना थोड़ी सी 71 में। अगर जर्नलिस्ट बन गए ना, आपके प्राइम मिनिस्टर कोई तनकीद बर्दाश्त कर सकती है ना आपको कर सकती है। मेरी बात सुन ले, आपने पूरे एक जो बिलियन मुसलमान हैं उनको दहशतगर्द कह दिया। बात तो सुन ले ना, एक मिनट, अगर आप एक मिनट मेरी बात, अरविंद साहब आपने 1 बिलियन मुसलमान को दहशतगर्द कह दिया। आपने कहा दुनिया में जितने भी दहशतगर्द हैं
वो मुसलमान, आपने कह दिया और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आप पे तनकीद ना करूं। इंडियन मुसलमान नहीं कहा है, ज्यादातर पाकिस्तानी है। बात सुने, फ्रांस में जो अटैक हुआ है अभी कुछ रोज पहले, वो मुसलमान करते हैं, वो पाकिस्तानी। अच्छा सुन तो लेना, आप सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ, आपने जिन जिन तंजीमों के नाम लिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुन तो लेना एक मिनट। अच्छा सुन तो लेना, मैं अब आपको जवाब ये दे रहा हूं कि आपने जितनी भी तंजीमों के नाम लिए हैं ना, आपने कहा कि आरएसएस तो धरती के बेटे हैं, पर ये सारी तंजीमें ये दुनिया भर में, पर ये वो तंजीमें हैं अरविंद साहब जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। इनको किसी भी मुल्क में 10,000 वोट नहीं पड़ेंगे। मसला ये कि आपके मुल्क में इंतहा पसंदों को करोड़ों वोट पड़े जी, करोड़ों वोट पड़े, करोड़ों वोट पड़े आपके इंतहा पसंदों को। इनको कौन वोट देता है? अलकायदा कभी कहीं पे हुकूमत बना सकती है? ठीक है, अब मतलब किसको? आपका पूरा मुआशरा आरएसएस और बीजेपी को वोट देने वाला है। पाकिस्तान में कभी कोई इस तरह की कोई फ्रेंच एलिमेंट, कोई इस तरह की इंतहा पसंद तंजीम हुकूमत बना सकती है? कभी भी, कहीं पे भी नहीं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि ये दहशतगर्द तंजीमें नहीं है, ये है दहशतगर्द, ये है दहशतगर्द तंजीमें, पर दहशतगर्दी के नाम पे नहीं बनाया, दहशतगर्दी के नाम पे नहीं बनाया, मजहब के नाम पे बनाया, दहशतगर्दी के नाम पे नहीं बनाया। होना चाहिए था दहशतगर्दी के नाम। आप क्या कर रहे हैं वहां पे? मतलब ये मुझे, ठीक है मैं चला जाऊंगा दुनिया में, तो एक जो बंदा सेकुलर नजरिया रखता हो उसी को हक है कि वो सेकुलर मुल्क में जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप दिल में नजरिया बसा के बैठे हैं। मैंने कहा देखे कि ये अपने मुल्क में की ली हुई है। बात तो सुन लेना, आप बात सुन लें। अपने मुल्क में तो आप मुसलमानों को नहीं रहने देते, आपका दिल है किसी और मुल्क में भी जाके वो ना रहें। तो ये है आपकी इंतहा पसंद सोच, जो ये कह रहे हैं कि ये अतर काज़मी इंग्लैंड में क्यों बैठा है। अब सोचिए अगर मैं इनके इंडिया में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या करेंगे? वो लोग जो बाहर मेरे साथ क्या, ये लोगों की इंतहा पसंद सोच है। देखिए ये बड़े, कोई हिंदू बुरी हरकत कर सकता है पर हम मजहब को कभी बुरा नहीं कहते। ये क्या कुछ कहा था शुरू में। अच्छा, हाँ, मुझे अली रजा साहब की तरफ आना है। मैं आती हूँ अरविंद, आपकी तरफ आती हूँ। अली रजा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। एक मिनट, अली रजा साहब काफी देर से खामोश हैं। आपने अली रजा साहब की तरफ जाना दहशतगर्द बना दिया। अच्छा शाहीन बाग में एक मिनट, मैं आप दोनों की इजाजत से, अरविंद नतर प्लीज मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। मैं अली रजा साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। एक मिनट, अली रजा साहब पाकिस्तान, आपकी तरफ आती हूँ। अफगानिस्तान से गए, आपकी बात कुछ हद तक मैं समझता हूँ। अरविंद आपके साथ सोलो शो रखूंगी मैं, क्योंकि आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। अच्छा जी, अरविंद प्लीज जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अली रजा 71 में पाकिस्तान आए थे, आपने अरविंद आपके साथ तो 3-4 प्रोग्राम्स होंगे, तो आपके सारे सवाल मुकम्मल होंगे। आपने उनको आज तक सिटीजनशिप नहीं दी है जी। आप किस मुंह से वहां पे हिंदुस्तान में वकालत कर रहे हैं शाहीन बाग की? आप किस मुंह से वकालत कर रहे हैं? आपने बिहारी मुसलमानों को सिटीजनशिप दी है। अच्छा, खामोश होकर भी खामोश नहीं है, तो मुझे लगता है बात मुकम्मल होगी फिर कंटिन्यू होगी। 1 मिनट अरविंद, एक मिनट मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। मुझे अली रजा से पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तानी है। आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी है और आप इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया ने सिटीजनशिप नहीं दी है। तो खुदा का खौफ करें थोड़ा आप। फौज रेपिस्ट है और उन्होंने देखिए, चले आप मुझे रिस्पॉन्ड करने दें आप, फिर मैं आपको जवाब देता हूं उसका। साल हो गए। तो होस्ट का मतलब है कि होस्ट हकाइक बयान नहीं कर सकती, होस्ट सच नहीं बता सकती। आप सुने, अब जरा हकाइक मुझसे मेरा काम है मैं आपको मौका दूं कि आप बात करें। मैं आपको भी सुन रही हूँ, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। आपका झूठ नहीं सुना रही हूँ लोगों को, क्योंकि मैं होस्ट हूँ प्रोग्राम की। लेकिन जहाँ हक सच की बात होगी मैं करूंगी। आप लोग बुरहान वानी को हीरो क्यों नहीं मानते, जरा ये बताइएगा जी। अरविंद, बुरहान वानी आपको हीरो नहीं लगता? सच जो है, बार बार जब आप मुसलमान को ये कहते हैं ना हक सच, तो बात इस्लाम की कर रहे होते हैं, रिलीजियस वर्ड ना लेकर आए। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ आपको, जवाब दे देता हूँ उसका। बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे कोई रिलीजन का मसला नहीं है। कश्मीर एक बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। आप तो वो भी नहीं मानते ना जी। जी अरविंद, आप लोग तो उसको डिस्प्यूटेड भी नहीं मानते ना जी। लास्ट कमेंट, कश्मीर का जो मसला है ये एक रिलीजियस मसला नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, और मैं चाहता हूं कि ये रिलीजियस मसला हो भी ना। सैयद अली गिलानी साहब कहते हैं ना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, आप लोग तो वो भी नहीं मानते। टू लिव इन अ नॉन मुस्लिम सोसाइटी एज फॉर अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक मुसलमान का गैर मुस्लिम मुआशरे में रहना उसी तरह से है जैसे एक बिन पानी के मछली का।